दोस्तों ये स्टोरी का 18 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। बेवकूफ तुम अंदर कैसे आ गए, बालकनी से सार्थक ने कहा। अंबिका ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या क्या तुम्हें पता है कि यह कितना रिस्की है, अगली बार ऐसा ना करें। तो तुम मुझे यह बताओ कि मैं कहाँ से अंदर आता, सार्थक ने पूछा। अपने कबर्ड की तरफ जाते हुए अंबिका ने वहां से एक चाबी निकाली और कहा, या लो, अगली बार जब तुम यहाँ पर आना चाहो तो इससे दरवाजा खोल करके, एक नॉर्मल इंसान की तरह, किसी बंदर की तरह नहीं। बंदर? तुम मुझे बंदर कह रही हो? सार्थक ने पूछा। अंबिका हंसी और सिर हिलाया। हाँ हाँ बंदर, सार्थक बंदर। सार्थक ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया और वह दोनों बेड पर गिर पड़े। सार्थक जल्दी से उसके ऊपर आ गया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह बंदर क्या कर सकता है? अंबिका एक पल के लिए डर गई और फिर सिर हिलाया। सार्थक ने हंसते हुए कहा, 2 मिनट रुको और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। 2 मिनट क्यों? अंबिका ने पूछा। 2 मिनट के बाद 18 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, सार्थक ने कहा। कल मेरा बर्थडे है, अंबिका खुशी से बोली। उसके सर पर किस करते हुए सार्थक ने कहा, हाँ, और मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट देने आया हूँ। प्रेजेंट कहाँ है? अंबिका ने पूछा। अपने शर्ट का बटन खोलते हुए सार्थक ने अंबिका की तरफ देखा और कहा, मैं ही तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट हूँ। मैं आज रात के लिए खुद को तुम्हें दे रहा हूँ। अंबिका हंस पड़ी और बोली, तुम कितने फनी हो सार्थक, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए कहा, मुझे यह पसंद है। कहकर अंबिका ने अपने लिप्स को सार्थक के लिप्स से टच किया। जब घड़ी में 12 बजने लगे तो सार्थक ने किस को तोड़ा और कहा, हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। अंबिका मुस्कुराई और बोली, आई लव यू टू। अंबिका के नाइट गाउन के किनारे को पकड़े हुए सार्थक मुस्कुराया और कहा, पूछा क्या? हम? अंबिका शर्मा गई और सिर हिलाकर अगली सुबह सार्थक अंबिका के साथ ब्रेकफास्ट करके वहां से चला गया। आज रात के लिए हमारे प्लान के बारे में मत भूलना, ठीक है? सार्थक ने जाने से पहले कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं आज रात तुमसे मिलूंगी। सार्थक के जाने के बाद अंबिका ने शावर लिया और चेंज कर लिया। जैसे ही वह अपने बाल सुखाने वाली थी तभी डोर बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो बाहर ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी खड़ा था। गुड मॉर्निंग मिस अंबिका, मेरा नाम दीप है और आपके फादर ने मुझे यहाँ आपको लाने के लिए भेजा है, आदमी ने कहा। अंबिका ने मुंह फेर लिया और पूछा, किस वजह से? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया। जब अंबिका ने वह कार्ड खोला और उसे पढ़ा तो उसने गुस्से में अपना हाथ पटक दिया। यह एक वेडिंग कार्ड थी और इसमें लिखा हुआ था कि आज उसकी शादी उसके पापा के एक बिजनेस मैन पार्टनर के बेटे के साथ है। कार्ड को फर्श पर फेंकते हुए अंबिका चिल्लाई, यह सब क्या बकवास है? उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, आई एम सॉरी मिस अंबिका, लेकिन आपको एयरपोर्ट तक मेरे साथ चलना होगा। आपकी फ्लाइट 1 घंटे में है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अंबिका ने कहा। उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, सॉरी मिस अंबिका, लेकिन अगर आप नहीं गई तो मुझे आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, प्लीज। अंबिका ने कुछ देर सोचा। उसने अपना बैग और सेल फोन उठाकर उस आदमी के पीछे चली गई। जब वह कार में बैठ गई तो उस आदमी ने अचानक उसका बैग पकड़ लिया और उसका सेल फोन निकाल कर बाहर फेंक दिया। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? अंबिका गुस्से में बोली। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, यह आर्डर है मैडम। अंबिका ने गुस्से में दरवाजा पटक दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। उसे उस आदमी को फॉलो करना था और अपने शहर वापस जाना था। अंबिका इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए डिटरमाइंड थी। जब वह सार्थक से प्यार करती थी तो वह किसी और से कैसे शादी कर सकती थी? इसलिए उसने अपने शहर वापस जाने और अपने पापा से सीधे बात करने का फैसला किया। उसने इस शादी को क्या कैंसिल करने के लिए वह सब कुछ करने का डिसाइड किया जो वह कर सकती थी। वह सार्थक के अलावा किसी और से शादी करने के बजाय मर जाएगी। जैसे ही वह दोनों एयरपोर्ट पहुंचे उस आदमी ने अंबिका से उसका पासपोर्ट मांगा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, अगर आप मुझे अपना सेल फोन देंगे तो मैं अपना पासपोर्ट दे दूंगी, मैं किसी को फोन करना चाहती हूँ। उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंबिका ने मुंह फेर लिया और कहा, सिर्फ एक फोन कॉल से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उस आदमी ने आह भरते हुए उसका पासपोर्ट जबरदस्ती छीन लिया। अंबिका ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। प्लीज मैडम, जिद मत कीजिए और मेरे पीछे चलिए।
आदमी ने कहा। अंबिका ने आह भरी और उसके पीछे हो ली, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुंबई। सार्थक, रुद्र और सिद्धार्थ एक कैफे के अंदर अंबिका का इंतजार कर रहे थे। लगभग 3 बज गए। वह वहाँ कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम लोग कुछ ऑर्डर कर दो, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ, सार्थक ने कहा। कैफे से बाहर निकलते ही सार्थक अपनी कार में बैठ गया। 15 मिनट की ड्राइव करने के बाद सार्थक अंबिका के घर पहुंचा। अंबिका ने कल जो चाबी उसे दी थी उसे निकालकर उसने दरवाजा खोला और रूम के अंदर चला गया। अन्ना, सार्थक ने उसका नाम पुकारा। कोई आवाज नहीं। लव, कोई आवाज नहीं। बेबी। जैसे ही वह फिर से उसका नाम पुकारने वाला था, उसकी नजर एक कार्ड पर पड़ी जो फर्श पर पड़ा था। नीचे झुककर सार्थक ने वह कार्ड उठाया। जब उसने कार्ड खोला और उसमें लिखे हुए शब्द पढ़े तो उसकी आंखें लाल हो गई। दूर कोने में खड़ी अंबिका की नानी से पूछा, क्या आप अन्ना को ढूंढ रही हैं? कार्ड ऊपर उठाकर सार्थक ने पूछा। यह आज उसके फियांसों से उसकी शादी है, नानी ने कहा। अन्ना की शादी है? सार्थक ने पूछा। नानी ने आह भरी और सिर हिलाया। सार्थक अपने पैरों को कमजोर महसूस कर रहा था। एक टेबल को पकड़कर उसने खुद को स्टेबल करने की कोशिश की। वह अब वापस नहीं आने वाली है। उसका हस्बैंड भी उत्तर प्रदेश से ही है, नानी ने कहा। यह पॉसिबल नहीं है, सार्थक बड़बड़ाया। सार्थक ने जेब से अपना फोन निकालकर अंबिका को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। कई बार कोशिश करने के बाद सार्थक को निराशा हुई और उसने अपना फोन दीवार पर पटक दिया। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अन्ना, सार्थक अंबिका के घर से बाहर निकलने से पहले चिल्लाया। उत्तर प्रदेश। जैसे ही अंबिका फ्लाइट से नीचे उतरी, उसे एक होटल में ले जाया गया जिसका ऑनर उसका फादर था। मिस अंबिका, प्लीज मेरे साथ आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं, आदमी ने कहा। जैसे ही अंबिका उस आदमी के पीछे गई, उसने अपने पापा को सोफे पर बैठे हुए देखा और उनकी गोद में एक छोटी सी लड़की को देखा। अन्ना, तुम यहाँ हो? जल्दी जाओ और चेंज कर लो, तुम्हारी शादी 1 घंटे में शुरू होगी, मिस्टर चौधरी ने अपनी गोद में बैठी लड़की के बाल ठीक करते हुए कहा। चलाओ, बेवकूफ की तरह काम मत करो और जैसा मैं कहता हूँ बस वही करो, मिस्टर चौधरी ने कहा। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? क्या आप सुन नहीं सकते कि मैं क्या कर रही हूँ? अंबिका फिर से गुस्से में बोली। मिस्टर चौधरी ने उसके सामने रखे टेबल पर लात मारी और कहा, क्या तुमने यही सीखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अंबिका कुछ कहने ही वाली थी कि पापा की गोद में बैठी बच्ची रोने लगी। डैडी, मुझे डर लग रहा है, अंबिका ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा। डैडी? मिस्टर चौधरी ने उस छोटी सी लड़की के सिर को थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, अंदर जाओ और अपनी माँ के साथ रहो। छोटी लड़की ने सिर हिलाया और चली गई। वह आपकी बेटी है? अंबिका ने पूछा। हाँ, वह मेरी और तुम्हारी नई माँ की बेटी है, मिस्टर चौधरी ने कहा। अंबिका ने आंखें मूंद ली और कहा, वह मेरी माँ नहीं, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ की मौत हो गई थी। मिस्टर चौधरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास तुम्हारे फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है, अंदर जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। फिर मेड की तरफ मुड़ते हुए मिस्टर चौधरी ने कहा, शादी का लहंगा लेकर आओ, अंबिका को दिखाओ। मेड जल्दी से अंदर गई और एक रेड कलर का लहंगा लेकर आ गई। अंबिका ने उनके हाथ से वह लहंगा छीन लिया और टेबल पर रखे गिलास रेड वाइन उठाई और उसे उस लहंगे पर गिरा दिया। अन्ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मिस्टर चौधरी गुस्से में चिल्लाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यह शादी करने वाली नहीं हूँ, लेकिन आपका मोटा दिमाग मेरी बातों को समझ नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे मेरी शादी करते हैं, अंबिका ने कहा। अंबिका के पास आकर मिस्टर चौधरी ने पूरी ताकत से उसके गालों पर थप्पड़ मार दिया। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही एक चीज रह गई थी और आज आपने वह पूरी कर दी। आप मेरे वह पापा नहीं हैं जिससे मैं प्यार करती थी। अगर आज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मिस्टर चौधरी ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, अगर मैं मर भी गई तो मैं यह शादी नहीं करूंगी, और हाँ, आपको मुझे घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपको छोड़ रही हूँ, आज के बाद से आपसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक है? जाओ, जैसे ही तुम इस रूम से बाहर निकलोगी मैं अपना सारा क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दूंगा। एक बात याद रखना अन्ना, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, मिस्टर चौधरी ने कहा। अपना पैसा अपने पास ही रखिए मिस्टर चौधरी, मुझे आपसे पैसों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपने बैग से उसके सारे कार्ड निकालकर उन्हें फर्श पर पटक दिया। सीधे उस रूम से बाहर निकल गई। होटल से निकलने के बाद अंबिका को पता नहीं था कि वह अब क्या करेगी। उसके हाथों में एक भी पैसा नहीं था। वह जल्द से जल्द मुंबई की फ्लाइट पकड़ना चाहती थी और वहां जाकर सार्थक को सब कुछ बताना चाहती थी।
एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए अंबिका ने पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपके सेल फोन से कॉल कर सकती हूँ? आदमी ने सिर हिलाया। उस आदमी के हाथ से फोन लेते हुए अंबिका ने जल्दी से सार्थक का नंबर डायल किया, लेकिन सार्थक का नंबर बंद था। 2-3 बार कोशिश करने के बाद अंबिका ने उस आदमी को फोन वापस कर दिया और चली गई। काफी देर तक चलते हुए अंबिका ने अपने दादाजी के यहाँ जाकर मदद मांगने का डिसाइड किया। हालांकि वह काफी टाइम से उनसे मिलने नहीं आई थी, लेकिन अंबिका जानती थी कि उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं। अपने दादाजी के घर आकर अंबिका ने उन्हें सब कुछ बताया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू पोंछते हुए उसके दादाजी ने कहा, अन्ना मेरी बच्ची, तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी अभी भी जिंदा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चाहे वह तुम्हारी पढ़ाई हो या फिर तुम्हारी जरूरत। हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। अंबिका के मामा ने आगे बढ़कर उसके सिर को थपथपाया और बोला, अन्ना चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मामू, अंबिका ने कहा। उसके मामा मुस्कुराए और कहा, बेवकूफ लड़की, तो मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम मेरी छोटी बहन का अंग हो, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले मुंबई वापस जाना चाहती हूँ। उसके दादाजी ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? मुझे वहां जाकर कुछ चीजों को ठीक करना है, अंबिका ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दूंगा, उसके मामा ने कहा। अंबिका की माँ आशा जी खुराना फैमिली की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी होने के नाते सभी ने उन्हें प्यार किया और उन्हें बहुत लाड किया। देखा जाए तो चौधरी फैमिली से खुराना फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छी थी। अंबिका के माँ की मौत के बाद उसके दादाजी ने उसके पापा से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वह पसंद नहीं करते थे। अंबिका जब यहाँ पर रहती थी तब वह अपने दादाजी से मिलने आती थी, लेकिन मुंबई चले जाने के बाद वह उनसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन उसके दादाजी उससे मिलने के लिए कभी कभी मुंबई आते थे। अगले दिन अंबिका की फ्लाइट शाम को थी। नए क्रेडिट कार्ड को उसके मामा ने उसे दिए और उसने वह अपने बैग के अंदर रखा और वापस मुंबई जाने की फ्लाइट में बैठ गई। फ्लाइट के अंदर बैठे हुए अंबिका बहुत एक्साइटेड थी और सार्थक को बताना चाहती थी अब सब कुछ खत्म हो गया और वह दोनों आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फ्लाइट लैंड करने के बाद उसी एक्साइटमेंट के साथ अंबिका सार्थक के अपार्टमेंट में चली गई उससे मिलने। जब तक वह सार्थक के अपार्टमेंट पर पहुंची तब तक आधी रात हो चुकी थी। अपने बैग से अपने अपार्टमेंट की चाबियां निकालकर अंबिका ने दरवाजा खोला। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आई वह हैरान हो गई। जो अपार्टमेंट पहले साफ सुथरा हुआ करता था वह अब अस्त व्यस्त हो गया था। फर्श पर शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। वह देखो यहाँ कौन है, हमारी नई नवेली दुल्हन, सार्थक ने कहा। उसकी बात सुनकर अंबिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी ओर बढ़ते हुए सार्थक मुस्कुराया और कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कल रात तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया? तुम यह सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अंबिका ने पूछा। सार्थक हंसा और बोला, बकवास क्या बकवास, मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ और मेरा दिमाग भी एकदम ठीक है। सार्थक, यह सब क्या है? अंबिका ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, यह सब भूल जाओ, पहले तुम मुझे बताओ कि बेड में कौन अच्छा है, तुम्हारा न्यूली हस्बैंड या फिर मैं? यह बकवास बंद करो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अंबिका ने पूछा। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सार्थक ने हंसते हुए कहा, लेकिन यह सही नहीं है अन्ना, तुम्हें मुझे अपनी शादी में इनवाइट करना चाहिए था। या फिर तुम डर गई थी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को अरे उस रोमांटिक नाइट के बारे में बता दूंगा जो हमने तुम्हारी शादी के पहले स्पेंड की थी। अंबिका जम गई। उसने सार्थक की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें शादी के बारे में किसने बताया? क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने यह सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? रुको रुको, मुझे सीधे बात करने दो। तुम्हारी शादी कल हुई थी, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की कल फर्स्ट नाइट, ठीक है? ठीक, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? सार्थक ने पूछा। फिर थोड़ी देर सोचते हुए सार्थक ने आगे कहा, आई थिंक कल रात तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो ताकि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूं। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट शट अप सार्थक, अंबिका जोर से बोल दी। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल गई हो? शादी से एक रात पहले तुमने मेरे साथ रात बिताई थी और कल तुम अपने हस्बैंड के साथ और आज तुम मेरे अपार्टमेंट में हो। लगता है हम दोनों ही तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती? हम दोनों साथ में कोशिश करते हैं। इससे पहले कि सार्थक अपनी बात पूरी कर पाता
अंबिका ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उसकी आंखों में देखकर बोली, बस तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सार्थक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? क्या तुम मुझे एक प्रोस्टिट्यूट समझते हो? एक प्रोस्टिट्यूट भी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। अन्ना, तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करके उनकी इंसल्ट कर रही हो, सार्थक ने कहा। सार्थक के कहे हुए हर एक शब्द अंबिका के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। उसे यकीन हो रहा था कि सार्थक जैसे इंसान से वह प्यार करती है, वह उसके बारे में यह सब सोचता है। यह सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने सार्थक का कॉलर पकड़ते हुए कहा, प्लीज सार्थक, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। क्या हुआ था, चीजों को खराब मत करो। उसे दूर धकेलते हुए सार्थक ने कहा, अन्ना, डोंट टच मी। तुम वह इनोसेंट अन्ना नहीं हो जिसे मैं जानता था, जिसे मैं प्यार करता था। तुम एक ऐसी लड़की हो जो किसी के भी साथ रात बिताने के लिए एक बार भी नहीं सोचती। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, बाहर निकलो यहाँ से। सार्थक के धकेलने से अंबिका फर्श पर गिर गई। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फर्श से उठकर अंबिका ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज सार्थक, डोंट डू दिस प्लीज, मैं नहीं चाहती तुमसे नफरत करना। सार्थक मुस्कुराया और कहा, क्या लगता है अन्ना, मैं पहले से ही तुमसे नफरत करता हूँ? मैं नफरत करता हूँ कि एक टाइम पर तुम मेरी लाइफ का हिस्सा थी। मुझे नफरत है कि उस रात मैंने तुम्हें छुआ। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो तुमसे जुड़ी है। आई हेट यू अन्ना, आई हेट यू, आई हेट यू। सार्थक, नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। अंबिका को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल दिया हो। वह रो रही थी। अब मुझे बताओ अन्ना, तुम्हारे लिस्ट का अगला टारगेट कौन है? तुम पहले से ही अपने हस्बैंड के साथ सो चुकी हो, तो तुम्हारा अगला टारगेट कौन है? फिर कुछ देर सोचते हुए सार्थक ने आगे कहा, अगर तुम्हारे लिए इसका अगला टारगेट सिद्धार्थ और रुद्र में से कोई है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंबिका ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और बोली, चुप हो जाओ सार्थक, प्लीज चुप हो जाओ। सार्थक मुस्कुराया और कहा, क्या अब तुम्हारे कान दर्द कर रहे हैं? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। यह मेरे साथ सिर्फ एक रात की बात थी, लेकिन मुझे सच में तुम्हारे हस्बैंड पर दया आती है। बेचारा सोच रहा होगा कि उसने एक इनोसेंट लड़की के साथ शादी की है। क्या वह जानता है कि तुमने मेरे साथ रात बिताई है, और हो सकता है कितने लड़कों के साथ तुमने ऐसा ही किया होगा। इस आखिरी शब्द को सुनने के बाद अंबिका के दिल में उम्मीद का आखिरी टुकड़ा टूट गया। अपने आंसू पोंछते हुए अंबिका ने कहा, तो तुम्हारी नजर में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो तुम्हारे बहुत सारे लड़कों के साथ रात गुजार चुकी हूँ? उसका कॉलर पकड़ते हुए अंबिका ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ही वह पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ था। उसका हाथ पकड़कर सार्थक ने उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर खींच लिया और कहा, यहाँ से निकल जाओ। इनोसेंट एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। अब तुम एक शादीशुदा औरत हो। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, कम से कम अपने हस्बैंड के बारे में तो सोचो, उसकी इमेज के बारे में सोचो। उसे अपार्टमेंट से बाहर धकेलते हुए सार्थक ने दरवाजा बंद कर लिया। तभी अंबिका ने उसे रोक दिया। आगे झुककर अंबिका ने उसके होठों पर किस किया और कहा, सार्थक, आज तुमने जो भी मुझसे कहा वह हर एक शब्द तुम याद रखना। तुमने आज जो जो कहा है, मैं इसे पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने और समझाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया, और अब मुझे परवाह भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर हूँ तो हूँ, हाँ मैं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सारे लड़कों के साथ सोई हूँ तो हाँ, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। गुड बाय सार्थक, मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें वैसी लड़की मिले जैसी तुम चाहते हो। इतना कहकर अंबिका वहां से चली गई। जब उसने उसे अंधेरे में गायब होते देखा तो सार्थक जम गया। अपना हाथ की मुट्ठी घुमाते हुए सार्थक ने दरवाजे पर पटक दी। उस दिन के बाद रुद्र और सार्थक ने अंबिका को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दोनों उसे कभी नहीं ढूंढ पाए, और उसके कुछ महीनों बाद सार्थक भी मुंबई से चला गया। इस तरह से दोनों, जो एक दूसरे को पूरे दिल और आत्मा से प्यार करते थे, अलग हो गए। बाद में अंबिका अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने सार्थक को मिस नहीं किया हो। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सार्थक से नफरत नहीं कर पाई। उसके दिल में अब भी उसके लिए मोहब्बत थी। सार्थक भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी सार्थक अंबिका को अपने दिल से नहीं निकाल सका। उसकी नज़र में अंबिका शायद गलत थी, लेकिन वह फिर भी उससे नफरत नहीं कर पाया। उसके दिल में अभी भी अंबिका के लिए प्यार था। फ्लैशबैक एंड रुद्र आराध्या के पास ही बैठा था। वह अभी भी बेहोश थी। सब कुछ ठीक है या नहीं, यह देखने के लिए रुद्र बार बार आराध्या के पल्स को चेक कर रहा था। आराध्या को बेहोश हुए कुछ घंटे हो गए थे, लेकिन वह अभी भी बेहोश ही थी।
यह देखकर रुद्र की टेंशन और बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वह सार्थक को बुलाने के लिए जैसे ही बेड से नीचे उतरने वाला था, उसने आराध्या की आवाज सुनी। रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, आराध्या क्या तुम ठीक हो? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने के बाद जब आराध्या ने अपने हस्बैंड को उसके लिए परेशान देखा तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसके बगल में लेटते हुए रुद्र ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा था। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आई एम सॉरी। सॉरी मत कहो, सॉरी के बदले में तुम मुझे किस कर सकती हो, रुद्र ने कहा। उसके गाल पर किस करते हुए आराध्या ने पूछा, कुणाल कहाँ है? उसने प्लेन में बोर्ड नहीं किया, इसका मतलब है कि वह ठीक है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह बच्चा नहीं है, तुम अपने हेल्थ के बारे में सोचो। तुम कब तक इस तरह से रोती रहोगी? रुद्र ने कहा, मुझे नहीं पता, आराध्या ने कहा। आराध्या के गर्दन पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हें अब से रोने की परमिशन नहीं है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, जैसे कि आप इस तरह से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें करना होगा। क्या तुम्हें पता है आराध्या, जब तुम रोती हो मेरे दिल में कितना दर्द होता है? रुद्र ने कहा। कुछ देर रुकते हुए उसने आगे कहा, अब तुम्हें मेरे जख्मी दिल को ठीक करने के लिए किस करना होगा। उसकी ओर मुड़ते हुए आराध्या ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को सहलाया और उसके माथे को, फिर उसकी आंखों, नाक, गालों और फिर उसके होंठों को किस किया और कहा, क्या यह काफी है? रुद्र ने ना में सिर हिलाया। आराध्या उसका चेहरा देखकर हंसी और फिर से किस करने लगी। अब उसने फिर पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह काफी नहीं है। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और पूछा, मुझे ऐसा कितनी बार करना होगा? बहुत बार, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूं? रुद्र ने कहा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है, पर मुझे कुछ हल्का खाना है, आराध्या ने कहा। फिर मैं तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ, रुद्र ने कहा। बिस्तर से उठकर आराध्या ने कहा, ठीक है, तो फिर नीचे जाकर खाते हैं। उसे वापस बेड पर बैठा कर रुद्र ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम करो और मैं जाकर तुम्हारे लिए ले आता हूँ, लेकिन मैं नीचे जाना चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। और रुद्र ने आह भरी उसको बेड से उतारकर उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, चलो चलते हैं। मैं चल सकती हूँ, तुम्हें पता है, आराध्या ने मुंह बनाकर कहा। तुम बहुत वीक हो, क्या हुआ? अगर तुम गिर गई तो मुझे तुम्हें ले जाने दो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन पर टिकाते हुए अपना सिर हिलाया। नीचे आराध्या को कुर्सी पर बैठाकर रुद्र उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन के अंदर चला गया। फिर कुछ देर बाद वह एक सूप लेकर आया और कहा, आराध्या के सामने रखते हुए, यह सूप गर्म है, ध्यान से पीना। आराध्या ने सिर हिलाया। अभी एक मेड डाइनिंग एरिया में आई और कहा, सर, क्या मैं आपका खाना गर्म कर दूं? आराध्या ने अपनी आंखें खोली और पूछा, आपने आज रात का खाना नहीं खाया? अपना माथा को खुजलाते हुए रुद्र ने कहा, मुझे भूख नहीं लग रही थी। मेड की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, आप जा सकती हैं और आराम कर सकती हैं, मैं उनके लिए खाना दोबारा गर्म कर दूंगी। मेड ने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैडम ठीक हैं, पहले ही इतनी देर हो चुकी है कि तुम आराम करो, आराध्या ने कहा। मेड ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आराध्या किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रही हो? उसका हाथ दूर करते हुए आराध्या ने कहा, मैं आपके लिए खाना फिर से गर्म करने जा रही हूँ और आपको चुपचाप सब कुछ खाना है। रुद्र ने आह भरी और सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अंदर जाना है। कोई जरूरत नहीं, आप बाहर ही मेरा वेट कीजिए। इतना कहने के बाद आराध्या वहां से किचन की तरफ चली गई। फिर दोनों ने एक साथ डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से उतरने के बाद कुणाल ने अपने बैग से अपना फोन निकाला। जब उसने अपने फोन में अपने पापा, दी और कीर्ति के बहुत सारे मिस कॉल देखे तो हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कुणाल ने पूछा, क्या तुमने पापा को हमारी मीटिंग के चेंज होने के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया? असिस्टेंट ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सर, मैं सच में एक बेवकूफ हूँ। कुणाल ने अपने पापा को फोन लगाते हुए कहा, कुणाल, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? तुम प्लेन में क्यों नहीं चढ़े? अच्छा है कि तुमने यह नहीं किया, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, नीरज जी दूसरी तरफ से बोले। कुणाल ने आह भरी और कहा, सॉरी पापा, मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मीटिंग का शेड्यूल और अचानक बदल गया। पुणे में होने वाली मीटिंग कैंसिल हो गई और हमें सीधे यूएसए जाने के लिए कहा गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तुम्हारी बहन बहुत डरी हुई थी। तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी वजह से सब परेशान थे, नीरज जी ने कहा। लेकिन वह क्यों डरे हुए थे? क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुणाल ने पूछा।
क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? जिस फ्लाइट से तुम पुणे जाने वाले थे वह फ्लाइट अचानक क्रैश हो गई। नीरज जी ने कहा। कुणाल ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या? हाँ, तुम्हारे जीजा जी और उनके दोस्त जाकर तुम्हारे फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए और जब रुद्र ने हमें बताया कि तुम प्लेन में नहीं चढ़े तो हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी परेशान थी कि वह बेहोश हो गई। नीरज जी ने कहा। दीदी कैसी हैं? क्या वह ठीक है? कुणाल ने पूछा। हाँ, वह अब ठीक है। कुछ देर बाद उसे कॉल कर लेना। यहाँ 3 बजे हैं, इसलिए वह सो रही होगी। कुछ घंटों के बाद उसे कॉल करना, साथ ही अपने जीजा से भी माफी मांग लेना। नीरज जी ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है पापा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अंकल से भी कहो कि चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। नीरज जी ने फोन काटने से पहले कहा। अपने पापा से बात करने के बाद कुणाल ने कीर्ति को कॉल किया। कुणाल, क्या तुम हो? कीर्ति ने पूछा। हाँ, यह मैं हूँ, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने कहा, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है कि मैं कितना डरी हुई थी। आई एम सॉरी। सॉरी बेबी, हमारे प्लान में थोड़ी चेंज हो गई और मुझे जाना पड़ा अमेरिका के लिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं मिला। आई एम सॉरी, कुणाल ने कहा। कीर्ति कुछ देर शांत रही और फिर बोली, मैं डर गई थी। मैंने सोचा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। कुणाल का दिल दुखा जब उसने उसकी कराह सुनी। कीर्ति प्लीज रो मत। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं, कीर्ति ने कहा। क्या हुआ? कुणाल ने कहा। तुम मुझे अभी वीडियो कॉल मत करना, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। कीर्ति ने कहा। क्यों? कुणाल ने पूछा। मेरी आंखें सूज गई और मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हें इस तरह से देखने नहीं दे सकती। क्या होगा अगर मैं तुम्हें इस तरह देखूंगा? कीर्ति ने कहा। मुझे देखकर तुम डर जाओगे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, सिली गर्ल, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे कोई पता नहीं कि मैं तुम कैसे दिखती हो और मैं डरूंगा क्यों? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? भले ही तुम मुझसे दूर जाना चाहो, मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूंगा और तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। कीर्ति ने कुछ नहीं कहा। वह उसे बताना चाहती थी कि सिद्धार्थ चाहता है कि वह उससे ब्रेकअप कर ले, लेकिन उसने कुणाल के वापस आने के बाद बताने को डिसाइड किया। ठीक है, तुम होटल जाओ और आराम करो। कुणाल ने मुंह फेर लिया और पूछा, कीर्ति क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। कीर्ति ने कहा। ठीक है, तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद फोन करूंगा। आई लव यू कीर्ति, कुणाल ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आई लव यू टू कुणाल। अगली सुबह आराध्या सुबह नींद से जगने के बाद सबसे पहले कुणाल को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टेबल से अपना फोन उठाया, अचानक रुद्र ने उसे छीन लिया और कहा, पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें अपना फोन मिल जाएगा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और कहा, लेकिन मैं कुणाल को कॉल करके उससे बात करना चाहती हूँ। पापा ने मुझे सुबह सुबह फोन किया था, उन्होंने कहा कि कुणाल ने उन्हें कल फोन किया था। वह अभी यूएसए में है। मीटिंग का शेड्यूल और प्लेस चेंज होने की वजह से वह यहाँ से सीधे यूएसए की फ्लाइट पकड़कर निकल गया, इसलिए उसे किसी को इन्फॉर्म करने का टाइम नहीं मिला। वह कल तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन रात हो गई थी, इसलिए उससे तुम्हें कॉल नहीं किया। आज तुम्हें कॉल करेगा। रुद्र ने आराध्या का फोन अपने जेब में डालते हुए कहा। शुक्र है, आराध्या ने कहा। उसका हाथ पकड़कर रुद्र ने कहा, चलो नीचे चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। आपको ऑफिस नहीं जाना? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरी और कहा, हाँ मुझे जाना है। क्या यह इम्पोर्टेंट है? आराध्या ने पूछा। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्यों? रुद्र ने पूछा। अपना सिर को खुजलाते हुए आराध्या ने कहा, मैं आज शॉपिंग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ चले, लेकिन यह ठीक है, मैं अंबिका या वैशाली को अपने साथ ले जाऊंगी। रुद्र ने भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम उन्हें क्यों ले जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे लिए वेट करना, ठीक है? मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन जा सकते हैं, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि तुम आज जाना चाहती हो, हम आज ही जाएंगे। आराध्या ने आह भरी और कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ आपके ऑफिस चलूंगी और फिर आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद हम साथ में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। नीचे आराध्या रुद्र जब नीचे आए तो वह सब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, आराध्या ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तुम कैसा फील कर रही हो? आराध्या मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई स्ट्रेस मत लो। तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि कुणाल ठीक है, साक्षी जी ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, हाँ।
रुद्र ने मुझे बताया कि वह अमेरिका में है। तुम यहाँ पर बैठकर बात करो। रुद्र ने अपनी वाइफ के लिए कुर्सी खींचने से पहले कहा। अपने मुंह के अंदर एक ब्रेड डालते हुए समर्थ उठा और कहा, ओके बाय गाइस, मैं चलता हूँ। डैडी आप मेरे लिए रुको। अक्षित ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा। समर्थ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पहले ठीक से खा लो, जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा स्कूल कहीं भागने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगी, अक्षित ने कहा। समर्थ ने मुंह फेरते हुए पूछा, क्या तुम्हें टीचर तुम्हें डांटती हैं? चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा। समर्थ तुम इस तरह से उसे मत बिगाड़ो, अंशिका ने कहा। क्या कोई हमारे बेटे को डांट रहा है? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? समर्थ ने कहा। लेकिन यह कोई गलत बात नहीं है। और इससे पहले अंशिका अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, अंशिका समर्थ सही कह रहा है। कोई भी हमारी फैमिली मेंबर को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। हमारा अक्षित इतना आज्ञाकारी लड़का है, वह टीचर उसे कैसे डांट सकता है? रुद्र ने आराध्या के लिए कुछ सूप डालते हुए कहा। भैया सही कह रहे हैं, मैं आज ही उस टीचर से बात करूंगा। रुद्र ने आंख मारी और कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा। आराध्या ने रुद्र के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम दोनों अक्षित के सामने इस तरह से काम करना बंद कर दो। तुम दोनों उसे अपनी सारी बुरी आदतें सिखा रहे हो। हाँ, हम अक्षित को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह एक बुरी आदत कैसे है? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह गलत है। रुद्र ने हाँ भरी और कहा, ठीक है, आई एम सॉरी। अक्षित का बैग समर्थ को देते हुए अंशिका ने कहा, इस स्कूल में कुछ भी उल्टा सीधा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। समर्थ ने एक गहरी सांस ली। यह सब कुछ देखकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी अंबिका अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर आई। अन्ना इधर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, साची जी ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं यम यम, मुझे जाना है। मुझे 10 बजे हॉस्पिटल में रिपोर्ट सबमिट करना है। 9:30 बज चुके हैं। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? साक्षी जी ने पूछा। सीरियल हॉस्पिटल, अंबिका ने कहा। यह सुनकर सार्थक ने अपनी भौं चढ़ा ऊपर से उठाई। सार्थक भी तो वहां पर ही है, साक्षी जी ने कहा। वह अंबिका ने कहा, ठीक है तो फिर सार्थक तुम अंबिका को छोड़ देना, रुद्र ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं यार ठीक है, मैं अभी कैब बुक कर लेती हूँ। क्यों नहीं, मुझे लगता है, और सार्थक भी तो हॉस्पिटल जाएगा ना, रुद्र ने पूछा। सार्थक ने सिर हिलाया। तुम दोनों एक ही जगह जा रहे हो तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं जाते, साक्षी जी ने कहा। कोई बात नहीं यम यम, मैं खुद जा सकती हूँ, तो फिर बाय, मैं शाम को सभी से मिलती हूँ। इतना कहकर अंबिका चली गई। अंबिका के जाने के बाद तुरंत सार्थक ने अपना कोट पकड़ा और बाहर की तरफ भागा। सिंघानिया पैलेस के बाहर अंबिका अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। तभी एक ब्लैक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उतरते हुए सार्थक ने कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे इग्नोर करते हुए अंबिका फोन पर कॉल करती रही, तुम्हें यहाँ पर कैब नहीं मिलेगी, जिद्दी मत बनो और अंदर आओ। सार्थक ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, अंबिका ने कहा। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या तुम अपने आप अंदर आओगी या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाऊं और फिर कार के अंदर लेकर आऊं? अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सार्थक मेरी जैसी गंदी लड़की को उठाकर अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं। मैं आपकी महंगी स्पोर्ट कार को भी गंदा नहीं करना चाहती। अंबिका की बात सुनकर सार्थक जम गया। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था कि एक ब्लैक मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे खींचते हुए रुद्र ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, सार्थक तुम जा सकते हो, मैं अन्ना को छोड़ दूंगा। फिर सार्थक के रिएक्शन का वेट किए बिना अंबिका रुद्र की कार के अंदर आकर बैठ गई। जैसे ही कार उसकी नजरों से ओझल हुई, सार्थक खुद पर हंसने लगा। सिर्फ वही जानता था कि उस रात उसने अंबिका को जो जो कहा था, वह सब के लिए बाद में उसे कितना पछतावा हुआ था। इसीलिए वह खुद से भी नाराज था। अंबिका को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उस रात वह अपने गुस्से के कारण वह सब कुछ भूल गया। जब उसने अंबिका की शादी के बारे में सुनने के बाद गुस्सा और जलन और दर्द की वजह से वह अंधा हो गया था। जब उसने सुना कि वह जिससे प्यार करता है वह अभी किसी और की है, यह सोचकर उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन उसकी नज़रों में अभी भी अंबिका ही गलत थी। अगर उसने उसे अपनी शादी के बारे में पहले ही बता दिया होता तो वह उसे यह सब नहीं कहता और उस तरह से रिजेक्ट भी नहीं करता, और वह जरूर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता।
यह सब सोचकर सार्थक ने गहरी सांस ली और कार के अंदर बैठ गया। उधर दूसरी तरफ रुद्र की कार के अंदर तुम बदल गए हो, अंबिका ने रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र भी मुस्कुराया और कहा, हाँ थोड़ा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, थोड़ा नहीं, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। अपना सिर खुजलाते हुए रुद्र ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। आराध्या एक बहुत अच्छी लड़की है रुद्र, हमेशा की तरह तुमने अपने लिए बेस्ट ही चूज किया है, अंबिका ने कहा। जब अंबिका ने आराध्या का नाम लिया तो रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। यह देखकर अंबिका हंस पड़ी और बोली, तुम्हें देखो, तुम एक बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहे हो। और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 8 साल पहले तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैं जानती हूँ, अंबिका ने कहा। अन्ना, मुझे नहीं पता कि उस रात उसके अपार्टमेंट में तुम्हारे और सार्थक के बीच क्या हुआ था, लेकिन एक बात याद रखना, सार्थक और तुम दोनों मेरे लिए और सिद्धार्थ के लिए एक जैसे हो। हम दोनों तुम दोनों से एक जैसे ही प्यार करते हैं, रुद्र ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है। रुद्र उसके कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे पता था कि तुम इतने सालों से अमेरिका में हो, लेकिन मैंने कभी सार्थक या सिद्धार्थ को इसके बारे में नहीं बताया। तुम्हें पता था? अंबिका ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। जिस दिन मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुआ, मैंने सबसे पहले तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। मुझे पता है कि तुमने अपने पापा से अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया है। यह सब सुनकर अंबिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, और वह यह है कि तुम मैरिड हो या नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। अंबिका को यह सब सुनकर थोड़ी घबराहट हुई और वह बोली, तुम क्या करते हो रुद्र? क्या तुम एक अंडर कवर्ड एजेंट हो? रुद्र ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारा दोस्त अब एक काबिल आदमी है, इसलिए मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? रुद्र ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। यह देखकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अगर तुम्हारी मैरिज नहीं हुई और सार्थक भी सिंगल है तो तुम दोनों वापस एक दूसरे के पास क्यों नहीं जाते? अंबिका ने आह भरी और कहा, यह इतना आसान नहीं, हमारे बीच चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक कन्वर्सेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। तुम दोनों को बात करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर रुकते हुए रुद्र ने कहा, तुम लोगों ने पहले ही बहुत साल बर्बाद कर दिए और मैं नहीं चाहता कि तुम अपना और टाइम वेस्ट करो। उससे बात करो और अन्ना, और जितनी जल्दी हो सके यह सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। मुझे और सिद्धार्थ को यह बात अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। हम सब कैसे भूल सकते हैं कि हाई स्कूल टाइम में तुम दोनों कितने लवी लवी हुआ करते थे और एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते थे। लवी लवी, अंबिका ने हंसते हुए कहा, और इसीलिए सिद्धार्थ हमें डांटता भी था। सर, हम आ गए हैं, अचानक ड्राइवर ने कहा। थैंक यू रुद्र, अंबिका ने कहा। अंबिका का सिर थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें लेने के लिए एक कार भेज दूंगा, तुम्हें कैब लेने की जरूरत नहीं है। अंबिका मुस्कुराई और कहा, सिर हिलाया। एक बार इसके बारे में सोचो अन्ना, मुझे अभी भी लगता है कि एक कन्वर्सेशन से सब कुछ हल हो जाएगा, रुद्र ने कहा। अंबिका उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। फिर वह कार से नीचे उतर गई। कहाँ जाएं सर? अंबिका के वहां से जाने के बाद ड्राइवर ने पूछा। ऑफिस, रुद्र ने कहा। हॉस्पिटल, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर डॉक्टर। अंबिका हॉस्पिटल के चीफ ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अंबिका का वेलकम किया। अंबिका मुस्कुराई और सिर हिलाया। आपका केबिन तैयार है। मुझे पता है अमेरिका में जहां पर आप काम करती थी वहाँ की कंपैरिजन में यह हमारा हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका हॉस्पिटल मुंबई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके दादाजी ने मुझे सुबह कॉल किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना ख्याल रखना, दादाजी मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं, अंबिका ने कहा। गुड मॉर्निंग सर, सार्थक ने वहां पर आते हुए कहा। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर सार्थक, मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। फिर अंबिका की तरफ बढ़ते हुए चीफ ने कहा कि डॉक्टर अंबिका, यह हमारे हेड सर्जन डॉक्टर सार्थक हैं और यह हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट फिजिशियन भी हैं। हॉस्पिटल के बेस्ट फिजिशियन भी हैं, सार्थक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा। डॉक्टर सार्थक, यह डॉक्टर अंबिका हैं, वह अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल की वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं।
और वह आज हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाली हैं। सार्थक अंबिका कुछ नहीं बोले और एक दूसरे को घूरते रहे। हम एक दूसरे को जानते हैं, सार्थक ने कहा। चीफ ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अंबिका, पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर सार्थक को बोल सकती हैं। वह सिर्फ हमारे यहाँ का बेस्ट डॉक्टर ही नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल का एक शेयर होल्डर भी है। अंबिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू सर, मैं अभी अपने केबिन में जाना चाहती हूँ। हाँ जरूर डॉक्टर सार्थक, क्या आप डॉक्टर अंबिका को उनके केबिन का रास्ता दिखा सकते हैं? उनका केबिन ठीक आपके बगल में है, चीफ ने कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर अंबिका प्लीज फॉलो मी। लेकिन अंबिका ने एक एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे के साथ अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चलने लगी। यह देखकर सार्थक ने आह भरी और उसका पीछा किया। बाहर, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा केबिन कहाँ है? सार्थक ने जब अंबिका को अकेले चलते हुए देखा तो उसने पूछा। उसकी बात सुनकर अंबिका रुकी और बोली, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ। सार्थक ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इसीलिए हम जब स्कूल में थे तो तुम लाइब्रेरी तक नहीं ढूंढ पाई। अरे मैं उस समय छोटी थी, ठीक है, अब मैं एक एडल्ट हूँ, अंबिका ने कहा। ठीक है एडल्ट अन्ना, अब तुम जाओ, सार्थक ने मजाक में कहा। अंबिका ने अपने गाल थपथपाए और फिर वो चलने ही वाली थी कि उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ठीक है, मैं यहाँ न्यू हूँ और मुझे अपना केबिन नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अंबिका ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, कहा, बेशक, सुबह सुबह इतनी ब्यूटीफुल लेडी की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम इससे पहले कि अंबिका उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ उठा पाती, सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया। जैसे उस आदमी ने सार्थक को देखा, वह भौं चढ़ाकर बोला, यह आदमी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मुझे कैसे परेशान करना। सार्थक, छोड़ो मुझे, अंबिका ने कहा। कोई जवाब नहीं। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अंबिका ने कहा, सार्थक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। कोई जवाब नहीं। अंबिका ने हाथ हिलाकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, क्यों, क्या तुम यह चाहती हो कि वह तुम्हारा हाथ पकड़े? क्या? अंबिका बोली। एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर सार्थक ने उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया और कहा, मेरी बात सुनो अन्ना, उससे दूर रहो। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अंबिका ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है, सार्थक ने कहा। तो अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं हो और मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ अन्ना, उस आदमी से बात मत करो। लेकिन अंबिका ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंबिका लिफ्ट से बाहर निकली और सार्थक उसके पीछे चलने लगा। एक केबिन की ओर इशारा करते हुए सार्थक ने कहा, वह तुम्हारा केबिन है और वह मेरा केबिन है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मेरे पास आना या फिर मुझे कॉल करना, मेरा नंबर अभी भी वही है। अंबिका ने सिर हिलाया और अपने केबिन की ओर चलने लगी। क्या तुम्हारे पास है मेरा मतलब, क्या तुम्हारे पास अभी भी मेरा नंबर है? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे पास है। यह सुनकर सार्थक के लिप्स ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसके हाव भाव को नजरअंदाज करते हुए अंबिका अपने केबिन में चली गई। जैसे ही सार्थक अपने केबिन के अंदर जाने वाला था, उसने देखा कि एक आदमी दूर से मुस्कुरा रहा है। उस आदमी ने अपना सूट सीधा किया और सार्थक की तरफ चलने लगा। मुझे लगता है डॉक्टर सार्थक उस ब्यूटीफुल डॉक्टर के लिए बहुत परेशान है, आदमी ने कहा। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, राजू, तुम उससे दूर रहो। उसकी बात सुनकर राजीव ने हंसते हुए पूछा, क्यों, वह कौन है? तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा क्रश है? यह सुनकर सार्थक ने अपना हाथ मुट्ठी में दबा लिया। सार्थक के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर राजीव हंस पड़ा और कहा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए कोई नहीं है, प्लीज उसे या मुझे परेशान मत करो, मुझे वह करने दो जो मैं चाहता हूँ। फिर उसने सार्थक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाय डॉक्टर सार्थक। लेकिन सार्थक ने जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली और उसे बड़ी ताकत से मोड़ दिया, जिससे राजीव दर्द से करा उठा। उससे दूर रहो, वह कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ खेल सकते हो, वह आग है और वह मेरी है। क्या तुम समझ गए? राजीव का चेहरा पीला पड़ गया, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। क्या तुम समझे? सार्थक ने एक बार फिर पूछा। राजीव ने सिर हिलाया। उसके जवाब से सेटिस्फाई होकर सार्थक ने उसका हाथ छोड़ा और अपने केबिन में चला गया। राजीव बड़बड़ाया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब रुद्र की मीटिंग खत्म हुई। तब उसका मूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। डॉक्यूमेंट को टेबल पर पटकते हुए रुद्र ने कहा, इससे अच्छा आइडिया तो मेरा भतीजा अक्षित देगा।
सभी एम्प्लॉयज डर के मारे कांप रहे थे और रजत सबको हेल्पलेसली देख रहा था। क्या आप लोग अपनी जॉब से थक गए या क्या मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा सैलरी पे करता हूँ? और उधर रुद्र चिल्लाया। एक एम्प्लॉयज ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सॉरी सर, प्लीज हमें एक और दिन टाइम दे दीजिए, हम जरूर एक अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी कर लेंगे। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखे बिना रुद्र ने कॉल उठाया। हु इज दिस? रुद्र ने कहा। रुद्र की आवाज सुनकर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज मेरे हस्बैंड गुस्से में हैं। जब रुद्र ने आराध्या की आवाज सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आराध्या ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं, तुम बोलो क्या काम है? रुद्र ने कहा। अचानक रुद्र के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर सभी एम्प्लॉयज ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मुझे लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज पर फिर से चिल्ला रहे हैं, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरी। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अरे उन पर इतना प्रेशर मत डालो, उन्हें कुछ टाइम दीजिए। ठीक है, रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, अब बाय, अब मुझे तैयार होना है, आराध्या ने कहा। रुद्र मुस्कुराया और फोन काट दिया। फिर वर्कर्स की तरफ मुड़कर रुद्र ने कहा, 2 दिन, मुझे 2 दिनों के अंदर एक बेहतर प्रेजेंटेशन चाहिए। आप लोगों के पास 2 दिन है, इतना कहकर वह वहां से चला गया। रुद्र के वहां से जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। अभी अभी बॉस को किसने कॉल किया था? वहां पर खड़े एक एम्प्लॉय ने कहा, जो कोई भी था वह हमारा फरिश्ता है। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, क्या आपको लगता है कि वह लेडी बॉसी? तीसरे ने कहा, या और कौन हो सकता है? एक और एम्प्लॉय ने कहा। जैसे ही रुद्र अपने हॉल ऑफिस के अंदर आया उसने देखा सिद्धार्थ वहां पर बैठकर चाय पी रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और कहा, क्या इस तरह से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का वेलकम करता है? उसे नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने अपने लिए एक कप चाय डालना शुरू कर दिया। अचानक सिद्धार्थ ने आंखें मूंद ली और कहा, अच्छा, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वह आइलैंड याद है? कौन सा आइलैंड? रुद्र ने पूछा। अरे रुद्र, तुम उस आइलैंड के बारे में भूल गए? वैसे भी मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। आइलैंड जिसे हमने कुछ साल पहले खरीदा था, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, जो हमारे नाम के अंदर था? हाँ, कल वहाँ के इंचार्ज ने मुझे कॉल करके बताया था कि पेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है, तो हम वहाँ वेकेशन के लिए क्यों नहीं जाते? सिद्धार्थ ने कहा। और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे पहले आराध्या से बात करनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी वैशाली से पूछना है, और तुम सार्थक को बता देना, मैं अन्ना को बताऊंगा, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारे साथ शामिल होंगे? उनके बीच जो कुछ भी हुआ है उस बारे में चिंता मत करो, मैं अन्ना को कन्विंस कर लूंगा और तुम बस सार्थक को कन्विंस कर लेना, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पर सिर्फ इस बारे में डिस्कस करने आए थे? रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। फिर रुद्र ने पूछा, मैंने वह वीडियो देखा, रॉकी ने मुझे दिखाया, सिद्धार्थ ने चौड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। इसलिए रुद्र ने पूछा। आराध्या एकदम शांत थी और मोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन। सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी चाय पीता रहा। तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। और रुद्र ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्या प्लान? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, प्लीज तुम मुझे यह मत कहना कि तुम इन सब के बाद में भी उसे जाने दे रहे हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।